बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। यहां से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज ही आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। ठीक है। और आपको एक बात बता दूं कि ये जो फ्लक्स का टॉपिक है ना, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लाजमी शामिल किया जाता है। या आपको शॉर्ट क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया जाता है, या फिर आपको कोई एक एमसीक्यू दिया जाता है, लेकिन इस टॉपिक में से क्वेश्चन लाजमी शामिल किया जाता है। इसलिए आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बच्चों, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको यहां पर दो टर्म्स का पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया। ठीक है, फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। प्यारे बच्चों, जैसे आपने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। लाइक मेरे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है, ऐसी स्पेस होती है कि जहां पर कोई और चार्ज आएगा तो वो फोर्स महसूस करेगा। लाइक मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज इस रीजन में लेके आता हूं तो वो इस तरफ को ना एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर को इसके ऊपर फोर्स अप्लाई। ठीक है, तो ये जो इलाका है, ये जो रीजन है ना बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल इसी तरह से याद रखो कि एक मैग्नेट है ना, उसके अराउंड भी एक ऐसा इलाका होता है, एक ऐसे रीजन, ऐसी स्पेस होती है कि जहां पर कोई और मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल आएगा ना तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं, उस रीजन को, उस स्पेस को, वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बनती है। ठीक है, देखो बेटा, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो लाइंस होती हैं जिन लाइंस के अलोंग ये चार्ज डिस्प्लेस होता था। लाइक देखिए, हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉजिटिव चार्ज को रखा ना, तो ये इस तरफ को डिस्प्लेस हुआ इस लाइन के अलोंग, तो ये जो लाइन बनी है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर हम यहां पे रखते हैं एक पॉजिटिव चार्ज को, तो वो यहां से इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे डिस्प्लेस होता, तो ये इसकी एक और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है ना, बिल्कुल इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। और अगर आप उन्हें ऑब्जर्व करना चाहते हो तो मैं आपको दो तरीके बताता हूं। ऐसा करो, एक पेपर ले लो और उसके ऊपर एक ऐसा बार मैग्नेट रखो। ठीक है, उसके ऊपर ना जो आयरन का पाउडर होता है ना, वो ऐसे स्प्रिंकल कर दो, छिड़क दो उसके ऊपर, तो वो आपको ना क्लियरली वो पाथ उसके नजर आएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, और इसके अलावा आप एक छोटी सी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं कंपास नीडल। उसके अंदर छोटी सी पिन होती है। ठीक है, आम हालात में ये नॉर्थ टू साउथ जो है वो अरेंज करते हैं अपने आप को, ये पिन। आपने क्या करना है, इसको मैग्नेट के अराउंड डिफरेंट पोजीशन के ऊपर रखना है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है ना, वो आपको ये बताएगी। मतलब यहां पे रखेंगे इसकी डायरेक्शन यूं होगी, आगे रखेंगे डायरेक्शन यूं हो जाएगी, आगे रखेंगे डायरेक्शन यूं हो जाएगी, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। आपने डिफरेंट पोजीशन के ऊपर इसको प्लेस करना है। आपको ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, उनका पता चल जाएगा ये किधर से किधर जा रही है। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब आपको ये पता चल गया कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। अच्छा, और हमने ये सीखा था कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी फील्ड लाइंस ऐसे चारों तरफ इस तरह से होती हैं, ऐसे ऐसे पढ़ा था ना। और इसमें हमारे पास जो एक मैग्नेट है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो इस तरह से अरेंज होती है, वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जा रही होती है। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि अगर आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप होती है। इसी तरह से अगर आप जो है इस तरह की स्ट्रेट फील्ड लाइंस लेना चाहते हो, तो नॉर्थ और साउथ पोल को दोनों करीब लेके आओ, तो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में आपको स्ट्रेट में मिल जाएंगी जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, आपको पता चल जाना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है। ठीक है, ये आपको मैंने दिखा दी डायग्राम दोनों केसेस के अंदर। ये हमारे पास एक पीस है मैग्नेट का, यहां पर
नॉर्थ और साउथ दो अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। ये एक मैग्नेट के भी हो सकते हैं, अलग अलग मैग्नेट्स के भी हो सकते हैं। इनके दरमियान ये आपको मैंने दिखा दी, ये बच्चों होती हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर बात करते हैं वेक्टर एरिया की। बच्चों एक होता है एरिया, एक होता है वेक्टर एरिया। एरिया में क्या होता है, आपके पास ये लेट्स सपोज एक कार्डबोर्ड है, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ दोनों मल्टीप्लाई कर दो, इसका एरिया आ जाएगा। वेक्टर एरिया क्या होता है, वेक्टर एरिया दरअसल जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एक वेक्टर होता है, ठीक है। ये देखिए सरफेस अगर ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ये वेक्टर होगा, वेक्टर एरिया। सरफेस अगर ऐसे है तो ये होगा वेक्टर एरिया, सरफेस अगर ऐसे है तो ये होगा वेक्टर एरिया, ठीक है ना। सरफेस के साथ परपेंडिकुलरली आउटवर्ड वेक्टर, इसे बच्चों हम कहते हैं वेक्टर एरिया, ठीक है। ओके, अब हमने दो चीजें सीख ली हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, और दूसरा वेक्टर एरिया क्या होता है। अब आ जाते हैं जी ये जो फ्लक्स है ना, इसका लफ्जी मतलब पे कि फ्लक्स है क्या। फ्लक्स प्यारे बच्चों एक लैटिन वर्ड है, ये ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछा जा सकता है, आपको याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है टू फ्लो या टू फ्लो फ्रॉम समथिंग, किसी चीज में से पास कर जाना या फ्लो कर जाना, ठीक। टू फ्लो या फिर टू फ्लो फ्रॉम समथिंग, ये मतलब होता है फ्लक्स का, ठीक है। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का किसी एरिया में से फ्लो कर जाना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक हो गया। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम ये कहते हैं कि किसी भी सर्टेन एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसको यूं डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे देखिए ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड समझ लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इसमें से गुजर रही हैं, ठीक है। तो इस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करके जा रही हैं, उनकी तादाद, उसे हम फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद जो किसी भी एरिया से पास करके जा रही है। तो इंतहाई आसान सा कंसेप्ट है, किसी भी एरिया में से गुजर के जाने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक था मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों को 5 से डिनोट किया जाता था, 5, ठीक है। ये 5 का सिंबल है, ये ठीक है। तो फिर फर्क तो करना है हमने दोनों के अंदर, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ना उसके साथ हम नीचे छोटा सा ई लिख देते थे, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके साथ हम छोटा सा लिख देंगे नीचे बी। ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसके नीचे ई और इसके नीचे हम बी लिखते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो 5 से इसको डिनोट करते हैं, समझ गए बच्चों। ओके, अब आ जाते हैं जी हम इसके फार्मूला के ऊपर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका जो फार्मूला होता है ना फ्लक्स का, वो होता है दो चीजों की डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट। वो वेक्टर्स कौन से हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, ठीक है। और दूसरा वेक्टर एरिया, जिस भी एरिया में से पास कर रहे हैं ना उसका वेक्टर, ठीक है। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपको देती है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए डॉट बी का, ठीक है, वो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, या फिर ए बी कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है, समझ गए बच्चों। ओके, अब यहां पर बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ए है वो वेक्टर एरिया है, यहां पर मैंने मेंशन किया है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, इन दोनों के दरमियान एंगल है, ठीक है। अब एक बात यहां पे याद रखिएगा, थीटा सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल नहीं है, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में ये एंगल है। तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत समझते हैं, वो ये समझते हैं कि ये सरफेस है और ये हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इनके दरमियान एंगल थीटा होता है। ऐसा नहीं है, ये जो एंगल थीटा है वो सरफेस का जो वेक्टर है, जैसे ये सरफेस का वेक्टर है, ठीक है, एरिया का वेक्टर सॉरी, और ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है। तो इनके दरमियान अपना एंगल लेना होता है, एंगल थीटा इज बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए। ओके, अच्छा जी, तो यहां पे मैंने मेंशन किया कि थीटा हमारे पास बेसिकली एंगल होता है बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक हो गया। लास्ट में हम बात करेंगे इसके यूनिट की बच्चों, इसका यूनिट होता है वेबर, जो कि इक्वल होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, सही है। अब ये आपको समझ आ गया होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। किसी भी एरिया से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद है उसे हम सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। फॉर्मूला इसका बी डॉट ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, समझ गए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी इसकी डिपेंडेंस के ऊपर, कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां पर ना 3 चीजें इस फॉर्मूले के अंदर शामिल हैं, एक बी है, एक ए है, और एक एंगल है बिटवीन बी एंड ए,
ये तीन चीजें इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। एक ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो, ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो, ठीक है, तो फ्लक्स ज्यादा होगा। नंबर 2, अगर एरिया ज्यादा होगा तो उसमें से ज्यादा फील्ड लाइन पास कर पाएंगी तो भी फ्लक्स ज्यादा होगा। नंबर 3, एंगल आपको मैं यहां पे जाके डिटेल से बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना कह देता हूं कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल थीटा है ना, वो भी मैटर करता है कि यहां से फ्लक्स जो है वो कैसा होगा। तो डिपेंडेंस में मैंने ये लिखा है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, और नंबर 2 पे सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा उसमें से फ्लक्स होगा। नंबर 3 ओरिएंटेशन, मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड को और ये जो एरिया है इनको कैसे अरेंज करके रखा हुआ है। देखिए एक ये ओरिएंटेशन आपने कम एंगल पे रखा हुआ है, एंगल बढ़ा दिया, एंगल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ये 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन है इसकी, ठीक है ना। इसके अलावा और भी ओरिएंटेशन है, ये भी एक ओरिएंटेशन है, ये भी एक ओरिएंटेशन है। किस तरह से आपने एरिया को और मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया हुआ है, सही है बच्चों। ओके जी, तो यहां पर हमने 3 चीजें सीख ली कि ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फ्लक्स डिपेंड कर रहा होता है। अब आइए बच्चों एक और पॉइंट के ऊपर, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ बट एडिशनल पॉइंट है, आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। फ्लक्स एट एंगल थीटा। अब हमने ये सीख लिया कि भाई फ्लक्स डिपेंड कर रहा होता है एरिया के ऊपर, वो डिपेंड कर रहा होता है बी के ऊपर, इसके साथ साथ वो एंगल थीटा पर भी डिपेंड कर रहा होता है। कैसे डिपेंड कर रहा होता है एंगल थीटा के ऊपर, उसको अभी हम सीखेंगे। देखो बेटा, अभी यहां पे हम कह लेते हैं जी एक जो है वो वेक्टर एरिया है ए और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड एक एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। व्हेन वेक्टर एरिया ए इज एट सम एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये वेक्टर एरिया हमने ऐसे तिरछा रखा हुआ इस तरह से, ठीक है। ये देख सकते हैं इसका जो वेक्टर एरिया है वो यहां से ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस और ये वेक्टर ए, ठीक हो गया। और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ये इसमें से पास कर रहा है, सही है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान यहां पर एंगल है जी थीटा, समझ गए जी। इस केस के अंदर आप किस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। अब मेरे बच्चों एक बात आपको बता दूं, ध्यान से सुन लीजिए और भूलनी नहीं है। जब आपने मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है ना, तो एक बात याद रखो कि आपने सिंपली मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, समझ गए। दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो आपको फ्लक्स मिल जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, जैसे यहां पर देखो ये बी इधर को जा रहा है और वेक्टर एरिया इधर को जा रहा है, इन दोनों के दरमियान एक एंगल थीटा है, तो फिर क्या करोगे, फिर आपने ये करना है कि इस वेक्टर एरिया ए को ब्रेक करना है कंपोनेंट्स में, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट ये देखिए ये आ गया कॉस थीटा और एक कंपोनेंट ये आ गया साइन थीटा, समझ गए। तो अब कॉस थीटा और साइन थीटा में से एक जो कंपोनेंट है ना ये वाला, ये देखिए ए कॉस थीटा, वो मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन में है। अगर पूरा वेक्टर ए वो डायरेक्शन में नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के, तो मत करो उसे मल्टीप्लाई, हमने वो कंपोनेंट ले लेना जो बी की डायरेक्शन में है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अच्छे से ये बात अपने माइंड में स्टोर कर लो कि भाई आपने जो फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है ना, वो सिंपली आपने कैसे कैलकुलेट करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देना है वेक्टर एरिया के साथ, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है, जैसे यहां पर सेम नहीं है, तो वेक्टर एरिया को ब्रेक करो कंपोनेंट्स में, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, जो कंपोनेंट एरिया का मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है या उसकी डायरेक्शन में है उसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। तो इस केस के अंदर आपके पास जो फ्लक्स आता है वो आता है b इंटू ए कॉस थीटा। यहां पर देखिए मैंने लिखा ना b इंटू ए कॉस थीटा। इसी तरह से हमारे पास ये फार्मूला जो है वो बन के आया है, ठीक है। तो दोबारा भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अब यहां पे कि जो फाई है इस केस के अंदर फाई b दैट इज इक्वल्स टू एरिया ए आ गया, ठीक है, सॉरी बी लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी आ गई और एरिया क्या आ गया ए कॉस ऑफ थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला है बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो सिंपली अब हमें ये पॉइंट याद रहेगा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को और वेक्टर एरिया को मल्टीप्लाई करना है, हमें फ्लक्स मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सेम नहीं तो कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, जो कंपोनेंट सेम है उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये पूरे का पूरा वेक्टर एरिया बी की डायरेक्शन में होता ना, तो मैं पूरे का पूरा यहां पर ए ले लेता, ए और बी मल्टीप्लाई करता, मेरे पास आंसर बी ए आता, समझ गए। ओके, अच्छा अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा भाई एंगल किस तरह से अफेक्ट कर रहा होता है।
ठीक है। अब इस वक्त जो है ना हमारे पास बी और ए के दरमियान एंगल है थीटा। जो एंगल थीटा यहां पर है वही एंगल थीटा यहां पर भी होगा। यहां पर मैथ्स का एक रूल लगता है, बता देता हूं आपको। देखो, एक ये लाइन आ गई और एक ये लाइन, दो लाइंस के दरमियान एंगल है थीटा। ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है वो इसके साथ पहले लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो वेक्टर है वो दूसरी लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो दो लाइंस के दरमियान जो एंगल थीटा होता है ना बच्चों, वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान में भी होता है। इसलिए अगर यहां पर एंगल थीटा है तो यहां पर भी एंगल थीटा ही होगा। सही है। अब मैं यहां पर थीटा को थोड़ा बढ़ा देता हूं, एंगल बढ़ा देता हूं। जब एंगल बढ़ा देता हूं ना ऐसे, तो अब जहरी बात है इसकी हाइट कम होके थोड़ा सा इतनी रहेगी। अब पहले इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 लाइन पास कर रही थी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब कितनी पास करेंगे? 1 2 3 और 4। फ्लक्स कम हो गया ना? किया क्या मैंने? सिर्फ इसकी ओरिएंटेशन को चेंज किया है, इसका एंगल बढ़ा दिया। अब मैं एंगल को मजीद बढ़ाता हूं, देखिए बिल्कुल ऐसे लिटा दिया इसको। अब इतना सा जो है वो और एंगल और बढ़ गया, इतना सा हमारे पास सरफेस बच गया जहां से वो पास करेगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। 1 2 3, सिर्फ 3 पास करेंगे। समझ गया ना? तो जैसे जैसे हम इस एरिया की ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं ना, वैसे वैसे हमारे पास फ्लक्स में चेंजेस आती है। क्लियर हुई बात? ओके, उम्मीद है अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब आ जाए बच्चों इसके स्पेशल केसेस के ऊपर। और आपके जो एमसीक्यूज बनते हैं ना वो स्पेशल केसेस में से बनते हैं, एक मैक्सिमम फ्लक्स वाला और एक मिनिमम फ्लक्स वाला। आपसे सवाल ये किया जाता है कि वो कंडीशन बताइए जहां पर फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होता है और जहां पे फ्लक्स मिनिमम होता है। एंगल थीटा आपसे अक्सर पूछा जाता है और आप लोग जो है ना वो जल्दबाजी में आके इस क्वेश्चन को गलत कर देते हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान लगता है, आपको आता भी होता है, लेकिन आप लोग सोचते नहीं हो, फटाफट से लिखा बस गया। अब हमारे माइंड में ये होता है कि भाई ये सरफेस है और यहां से ऐसे जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा। 90 डिग्री पे निशान लगा के आगे। गलत होगा, मैक्सिमम फ्लक्स 90 पर नहीं होता। बात समझियो? क्यों? क्योंकि जो थीटा उसने पूछा है ना, वो थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया है, ना कि सरफेस एरिया। आप लोग गलत सोच रहे होते हो। ठीक है, तो देखिए अगर सरफेस ऐसे है तो उसका वेक्टर एरिया किधर को होगा? उधर को। ठीक है, अब इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करके जा रही है ऐसे। अब जरा सोचो, ये देखो क्या एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। अगर सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होता है, तो एंगल थीटा मेरे बच्चों 90 नहीं होगा बल्कि वो 0 डिग्री होगा। और उसको मैथमेटिकली चेक तो कर लिया करो। अब देखो ना, फ्लक्स का फार्मूला क्या है आपके पास? फ्लक्स का फार्मूला है BA cos थीटा। अब जरा सोचो, अगर यहां पे मैक्सिमम फ्लक्स 90 में मिलता तो 90 पुट करने से तो cos 0 हो जाता है, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 0 आया फ्लक्स, तो फिर उस केस में होता ही नहीं है ना? तो इसलिए 0 डिग्री जो है वो हमारे पास एंगल होता है, ठीक है, जिसके ऊपर जाके फ्लक्स मैक्सिमम होता है। ये बात आपने भूलनी नहीं है, ठीक है। सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होती है और वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होता है। यहां पे आती कंफ्यूजन सारी, यहां से गलती कर जाते हैं आप। ठीक है, तो मैंने आपको पॉइंट बता दिया ताकि आप लोग जो है वो मुहतात रहें और इस क्वेश्चन का जो मार्क है वो जाया ना करें, आसानी से इसको अचीव करें। ठीक है, ओके। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है when surface or plane is perpendicular to the magnetic field, सरफेस परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये देखो, ये सरफेस, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, लेकिन जो वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया, इस सरफेस का वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों क्या है? पैरेलल। ठीक है, तो एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड है 0 डिग्री होगा। सही है। देन मैग्नेटिक फील्ड B and vector area A are parallel. In this case, the flux is maximum. So the phi B is equals to BA cos theta. Theta is equal to 0 डिग्री और cos 0 पे मैक्सिमम होता है 1। cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, इससे ज्यादा होती ही नहीं है। ठीक है, cos 0 पे 1 होता है और 1 को BA से मल्टीप्लाई किया तो BA मिलेगा। So मैक्सिमम फ्लक्स इज इक्वल टू BA। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B और वेक्टर एरिया A दोनों की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर मिलेगा आपको। समझ गए? ओके। फिर दूसरी कंडीशन आती है मिनिमम फ्लक्स की। अब मिनिमम फ्लक्स क्या है जी? कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एरिया में से पास करे ही ना। एरिया आपको यूं पड़ा है अगर, ठीक है, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यूं जा रही हैं ऐसे, तो कोई एक भी पास करेगी इसमें से? नहीं पास करेगी। ठीक है, अगेन आप यहां पे परेशान होते हैं और जल्दबाजी में आके गलती करते हैं। देखो सरफेस ऐसे है, आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है, दोनों पैरेलल हैं और आप फौरन 0 कर देते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे एंगल थीटा वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है, ये सरफेस है। ठीक है ना? अब देखो सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, लेकिन वेक्टर एरिया से तो परपेंडिकुलर है ना, तो थीटा तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होगा। इसलिए यहां पे सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो और वेक्टर एरिया से परपेंडिकुलर है,
तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी ना कि 0, समझे। और इसलिए यहां पे आप बताएंगे इफ द सरफेस एरिया इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन द बी एंड वेक्टर एरिया ए आर परपेंडिकुलर। सो इस केस के अंदर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। तो आपके पास फॉर्मूले में पुट करेंगे ये वैल्यू आप, ठीक है। तो cos 90 पे 0 होता है, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, समझ गए, तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। इसलिए कोई यहां पे फ्लक्स नहीं है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन में हमारा जो लेक्चर है वो दाखिल हो गया। अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा, यहां से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या, व्हाट आर द लिमिटेशंस, इस फार्मूले की लिमिटेशन क्या है, ये फ्लक्स की लिमिटेशंस क्या है। मेरे बच्चों, फ्लक्स का ये फार्मूला जो आपने अभी अभी सीखा कि phi b इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा, ये आप सिर्फ 2 सूरतों में अप्लाई कर सकते हो। वो 2 सूरतें पता कौन सी हैं? पहली सूरत ये है कि जो एरिया है ना जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, वो एरिया आपके पास बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, वो कर्व नहीं होना चाहिए, वो स्फेरिकल नहीं होना चाहिए, वो इर्रेगुलर शेप का नहीं होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। नंबर 2, आप जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें से पास करा रहे हो, वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बिल्कुल एक जैसी। ये नहीं कि कहीं पे स्ट्रांग हो कहीं पे वीकर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, या जो एरिया है वो फ्लैट नहीं है, तो फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सो फ्लक्स phi b is equals to b a cos theta only can be used when the surface is flat and the magnetic field is uniform। ये दोनों कंडीशंस होंगी तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ना फुलफिल हुई तो नहीं कर सकते इसको इस्तेमाल आप, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी, अगर ऐसा हो जाए कि सरफेस आपके पास फ्लैट ना हो, कर्व सरफेस आ जाए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, फिर क्या करें, फिर कैसे फ्लक्स को कैलकुलेट करें, तो उसका तरीका बताता हूं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए जी, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड आर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपकी जो सरफेस है वो कर्व्ड है, वो फ्लैट नहीं है, और जो या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। तो फिर ऐसा है, हम कोई एक सरफेस ले लेते हैं जो कर्व है, ठीक है, फ्लैट नहीं है, उससे फ्लक्स कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको मैं। करना बच्चों ये होता है कि आपने फिर यूं करना है कि उस कर्व सरफेस को छोटे छोटे एरियाज में ब्रेक कर लेना है। इतने छोटे एरियाज में ब्रेक करना है कि वो जो एक एरिया है ना वो अप्रोक्सीमेटली आपको क्या दिखे, फ्लैट दिखे, बिल्कुल स्ट्रेट दिखे, समझो। जैसे देखो, जमीन गोल है, ऐसा है ना, लेकिन हमारा जो घर है, हमारा मोहल्ले में पार्क है, हमारी मस्जिद है, जो भी आसपास के इलाके हैं वो हमें बिल्कुल फ्लैट नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन बहुत बड़ी है, उसके मुकाबले में हम जिस छोटे से टुकड़े में रह रहे हैं वो फ्लैट दिखता है। एक और एग्जांपल देता हूं, देखो मेरे बच्चों, आपके पास यहां पर ना, चलिए इधर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये आपके पास एक कर्व है, अब इस कर्व का ना मैं छोटा सा टुकड़ा लेता हूं जी, यहां से लेकर यहां तक कि मैं यहां ड्रा करता हूं। अब देखो ये टुकड़ा आपको कैसा दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है ना, लेकिन असल में क्या है, ये इस कर्व का हिस्सा है, सही है। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक एक और टुकड़ा लेता हूं, ये कैसा दिख रहा है आपको, फ्लैट दिख रहा है। अब ये इतने बड़े कर्व के बहुत छोटे से टुकड़े में जब आप आ जाते हैं तो वो आपको बिल्कुल फ्लैट लगता है। यही वजह है कि जमीन गोल है, मगर हमारा घर, हमारा प्लाट, हमारा जो भी मस्जिद है, ये जो भी इलाका है, रीजन है, वो बहुत छोटा सा है उसके मुकाबले में, इसलिए हमें वो फ्लैट दिखता है, हमें बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। बट जमीन क्या है, गोल है, हम जिस टुकड़े पर रह रहे हैं वो फ्लैट है। इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल कीजिए और इस कर्व सरफेस को ना छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दीजिए कि एक पैच आपके पास अप्रोक्सीमेटली क्या दिखे, फ्लैट दिखे, तो मसला हल हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह से अगर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो जब आप छोटे छोटे एरियाज में आप डिवाइड करेंगे ना, तो एक आपके पास ऐसे रीजन बन जाएंगे कि जहां पर आपके पास फील्ड भी यूनिफॉर्म हो जाएगी। मैं एक बात समझाता हूं आपको, देखो फर्ज करो जी, यहां पे ना, यहां पे फील्ड लाइन बहुत ज्यादा कंजस्टेड है, फिर आगे फील्ड लाइंस कम है, फिर आगे फील्ड लाइन फिर कंजस्टेड होंगी, ऐसे ये। तो जब आप एरियाज डिवाइड करते हो ना, तो आपके पास ये एक एरिया आ गया, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सेम फील्ड होगी, यहाँ पर सेम फील्ड होगी, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, उसके बाद ये छोटे छोटे एरियाज बन गए, यहाँ पे फील्ड सेम होगी, यहाँ पे फील्ड सेम। अब एक रीजन के अंदर फील्ड सेम रहेगी। अब आप क्या करोगे, अगर आप बड़ा एरिया लेते हो, ये सारा एरिया, तो फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर वीक है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे रीजन ले रहे हो तो उस अपने रीजन के अंदर अंदर जो है वो फील्ड एक जैसी है, समझे हो। इसलिए जब आप छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हो ना, तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मसला है ना, वो भी हल हो जाता है आपका। क्लियर हुई? क्योंकि अगर मैं बड़ा एरिया लेता हूं तो इसके अंदर यहां पर फील्ड स्ट्रांग है, यहां पर फील्ड वीकर है, लेकिन अगर मैं छोटे छोटे पैचेस रखता हूं, इस पैच के अंदर अंदर फील्ड सेम है, इस पैच के अंदर अंदर फील्ड सेम है,
इस पैच के अंदर अंदर फील्ड सेम है, यहां पर फील्ड सेम है, यहां पर फील्ड सेम है, इस पैच के अंदर अंदर फील्ड सेम है। तो छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया और हर पैच के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म हो जाती है। ये फायदा होता है। तो करना क्या है, कर्व सरफेस है, नाम यूनिफॉर्म फील्ड है, तो भाई आप उसको पैचेस में डिवाइड कर लो, छोटे छोटे पैचेस आ जाएंगे, उनमें फील्ड भी यूनिफॉर्म हो जाएगी और फील्ड यूनिफॉर्म होने के साथ साथ आपको एक और का फायदा होगा, वो सरफेस भी फ्लैट हो जाएगी। समझ गए? तो प्यारे बच्चों आप लिखोगे इन केस ऑफ कर्व्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी डिवाइड द एरिया इनटू स्मॉल एलिमेंट्स डेल्टा ए टू गेट फ्लैट सरफेस एंड यूनिफॉर्म फील्ड। अब सारा एरिया फर्स्ट कर लो, आपके पास ए था, हमने उसको ना छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 करते करते डेल्टा AN तक। सही है। अब इन सब में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, हर एक में पॉसिबल है अलग अलग हो। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1, इसकी मैग्नेटिक फील्ड B2, दूसरे में से B3, B4, B5, B6, ठीक है, सबकी अलग अलग है, मगर एक रीजन के अंदर सेम होनी चाहिए। जहां पे हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना वहां पर सेम है, ठीक है, चलेगा। तो फिर क्या करोगे मेरे बच्चों, आपने हर एक टुकड़े का अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करना है, फिर सबको ऐड करके टोटल कर लेना है। तो देखिए इस जो पहला टुकड़ा है उसका फ्लक्स को φ1 कह देते हैं और वो किसके बराबर होगा, B1 डेल्टा A1 cos θ1 उस फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है। दूसरे टुकड़े का फ्लक्स B2 डेल्टा A2 cos θ2, तीसरे टुकड़े का फ्लक्स φ3 B3 डेल्टा A3 cos θ3। इसी तरह से ये चीजें सारी अब करते आएंगे डेल्टा φn तक आ जाओ। आखिरी जो पैच है हमारा जिसको हमने nth पैच कहा, उसका फ्लक्स कैसे होगा, φn Bn डेल्टा An cos θn। आ गया। अब आपने इन सब के फ्लक्स को ऐड कर देना है। बुक में ये स्टेप्स नहीं किए हुए, प्लीज आप ये स्टेप लाजमी कीजिएगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों, आसान सा काम है, लेकिन ऐसा करने से आपको यकीनन एक एज मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स के लिए आप जाएंगे इस क्वेश्चन में इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, तो अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम इन सब का टोटल फ्लक्स ऐड करेंगे। फ्लक्स φ = φ1 + φ2 + φ3 चलते चलते φn तक चले गए। इन सब की वैल्यूज को ना यहाँ पे ऐड कीजिए, B1 डेल्टा A1 cos θ1, B2 डेल्टा A2 cos θ2, B3 डेल्टा A3 cos θ3 डॉट 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 आगे Bn डेल्टा An cos θn। इन सबको ऐड करना है। अच्छा, ऐड करने का फिर क्या तरीका है जी, फॉर्मूला लगाएंगे समेशन का, φ = सम ऑफ, अब देखिए इसमें B1 B2 B3 B4 B5 चलता जा रहा है, उसको एक जनरल नाम दे दे Bi, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 डेल्टा A5 चलता जा रहा है, डेल्टा AI, cos θ1 cos θ2 cos θ3 cos θ4 cos θ5 चलता जा रहा है, cos θi, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर आपने बताना होता है कि कहां से लेकर कहां तक आपने इनको ऐड करना है। ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, एंड हो रहा है n पे, तो बताएंगे कि I = 1 से लेकर n तक हमने जाना है, नीचे इनिशियल और ऊपर फाइनल लिमिट, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा Bi डेल्टा AI cos θi। तो अब आपको पता है कि जैसे A डॉट B इक्वल होता है AB cos of θ, तो ये क्या है, Bi डेल्टा AI cos θi, तो इस जगह हम लिख देंगे Bi डेल्टा AI, यानी उसके जो डॉट प्रोडक्ट है ना उसकी शक्ल में हमने इसको लिख दिया। और अच्छी बात यह है कि आप इसके ऊपर ऐसे एरो भी बनाएं क्योंकि वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो आपने इनकी ऐसे डॉट प्रोडक्ट बना के लिख दी Bi डॉट डेल्टा AI, समझो बेटा। अब ये आपका जो है वो फाइनल रिलेशन आ गया। आपकी बुक वाले ने जो है ना ये आई नहीं लगाया हुआ, ये लिमिट्स इनिशियल फाइनल नहीं लिखी हुई, लेकिन आप लिखें, अच्छी बात है, एक अच्छा इमेज, सॉफ्ट इमेज आएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर आपने इसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद फिर बच्चों लास्ट पॉइंट रह गया हमारा, वो है फ्लक्स डेंसिटी का। फ्लक्स डेंसिटी बहुत आसान है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम सिंपली फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी, और फ्लक्स का फॉर्मूला लिखें φ = BA, मैक्सिमम फ्लक्स की बात करूं B × A, और यहाँ पे क्या करें, इस A को नीचे जाके डिवाइड कर दें, फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या बन जाएगा, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और वो किसके इक्वल आएगा जी, B के। तो इसका दूसरा नाम जो है वो है जी मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि B है ना, B = डेल्टा φ/A, तो B को हम मैग्नेटिक इंडक्शन कह रहे हैं यहाँ पर, क्लियर हुई बात। ओके बच्चों, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये फ्लक्स पर एरिया है ना, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो फ्लक्स होता है वेबर उसका यूनिट, और जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।